हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू लिटिल स्कॉलर्स। कल हम लोगों ने बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस पढ़े थे और आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज इन वीडियो नंबर 17। अभी तक हम लोगों ने टोटल 16 वीडियोस बनाई हैं। 17th वीडियो के अंदर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली फोकस होगा लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग 3 डिफरेंट लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इन बिटवीन हम लोग इनर्शिया और मोमेंटम ऑफ अ बॉडी पढ़ेंगे। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। तब तक वो बॉडी किस में रहेगी? अपनी सेम स्टेट के अंदर रहेगी। अगर यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? जब मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे, कंटिन्यू इन रेस्ट, जब तक देखिए हम लोग घर पे बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, किसी ने आवाज नहीं लगाई या डोर की बेल नहीं बजी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, मैं बिल्कुल मैच का एकदम टर्निंग पॉइंट है, गेम चल रहा है, हम बिल्कुल नहीं उठेंगे जब तक कोई बाहर से फोर्स नहीं आएगा हमें उस पोजीशन से उठाने के लिए। जब तक कोई रिंग नहीं बजाएगा या मोम आवाज नहीं लगाएंगी तब तक हम वहां से खड़े नहीं होने वाले। तो यहां पे डोर बेल और मोम की आवाज एक्सटर्नल फोर्स हुई तभी हम खड़े होके गए। हम कंटिन्यू हमारी गाड़ी खाली रोड पे सेम स्पीड से चलाते रहेंगे जब तक कोई सामने नहीं आएगा और जब तक हम ब्रेक नहीं लगाएंगे। तो ये सब क्या हुए? ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस है। तो देखिए फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे है तो कंटिन्यू मोशन करेगी इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म मोशन। हम यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं अगर मूविंग है तो, अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और मोशन। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, देखिए यहां पे वर्ड यूज किया है एक्सटर्नल फोर्स, जब तक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। मैं 40 की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूं जब तक मैं एक्सेलरेट नहीं करूंगा तब तक वो 40 से ही चलती रहेगी। तो वो एक्सेलरेशन क्या हुआ? एक्सेलरेट करना क्या हुआ? दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। अगर मेरी कार रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक मैं की से उसको ऑन नहीं कर लेता। तो की से ऑन करना, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। गियर में डालना एक्सटर्नल फोर्स। जब तक एक बॉल रखी हुई है हम उसको फेंकेंगे नहीं तब तक वो रेस्ट पे, उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है। तो हर चीज में जो चीज एक्सटर्नल फोर्स की तरह एक्ट कर रही है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है? रेस्ट पे हो तो रेस्ट पे रहोगे, मोशन में हो तो कंटिन्यू मोशन करोगे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता उस स्टेट को चेंज करने के लिए। दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब यहां पे वर्ड है एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी तरीके का फोर्स जो आउटसाइड बॉडी से एक्ट हुआ है। ब्रेक लगाना, एक्सेलरेट करना, डोर बेल का रिंग होना हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में, मॉम का आवाज लगाना, ये सब क्या है? दीज ऑल आर एक्सटर्नल फोर्सेस, राइट। अब नेक्स्ट टर्म है हमारी इनर्शिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर उसको समझेंगे। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। देखिए स्टेटमेंट कुछ फर्स्ट लॉ की तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल
अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मूविंग है तो मूविंग रहेगा। दिस इज सेम द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट। रेजिस्ट मींस, यहां पे रेजिस्ट का मतलब है अपोज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पॉइंट को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कि ये वो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जो अपोज करती है उसकी स्टेट का चेंज होना, वो चीज इनर्शिया कहलाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे। हैव यू एवर नोटिस्ड कि हम लोग बस में बैठे, सडनली बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और हम आगे की तरफ गिरे। हम लोग कार में बैठे, सडनली कार स्टार्ट हुई, हम बैकवर्ड फॉल हुए। तो ये क्या है? दे ऑल आर इनर्शिया। अब समझिए इनर्शिया होता क्या है। ये वो प्रॉपर्टी है जो किसी भी स्टेट के चेंज होने को अपोज करेगी। अपोज मतलब उल्टे, उसका अपोज करेगी, उसके उल्टे डायरेक्शन में जाएगी। अब देखिए, हम लोग बस में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में बस मूव कर रही है, हम भी बस में बैठे तो वी आर मूविंग। हम लोग क्या है? मूविंग स्टेट में, हम लोग मोशन में। सडनली बस ने ब्रेक अप्लाई किया, इसने अपोज किया, बस ने ब्रेक अप्लाई किया, हमने रोका। हम उस चीज को अपोज करेंगे, हम किस तरफ जाएंगे? आगे की तरफ, जिस तरफ मोशन हो रहा था। ये इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, एक बहुत जनरल एक और एग्जांपल। क्या करना है? सबको एक गिलास लेना है, गिलास के ऊपर एक थिन कार्डबोर्ड रखना है और उसके ऊपर एक कॉइन रखना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? उस थिन कार्डबोर्ड को बहुत तेजी से मारना है। क्या करना है? उस थिन कार्डबोर्ड को, ग्लास के ऊपर रखे हुए को बहुत तेजी से मारना है। क्या होगा? वो कार्डबोर्ड तो निकल के चला जाएगा और उसके ऊपर जो कॉइन है वो सीधा अंदर आ जाएगा। क्यों? रेस्ट पे रखा था कार्डबोर्ड के ऊपर, ये कार्डबोर्ड, इसके ऊपर कॉइन, ये रेस्ट पे रखा हुआ था। कार्डबोर्ड तो आया मोशन में, लेकिन ये कॉइन इसने अपोज किया इसके इनर्शिया की वजह से, और ये रेस्ट पे ही रहा तो फॉल डाउन हो गया। ठीक है, कभी आपने नोटिस किया है कि हम लोग किसी भी मूविंग व्हीकल से उतर रहे हैं, क्यों कहा जाता है कि व्हीकल के डायरेक्शन में ही हमें फुट आगे रखना है? अगर व्हीकल इस डायरेक्शन में चल रहा है तो हमें भी उससे उतरते समय पैर उसी डायरेक्शन में रखने। क्यों? क्योंकि व्हीकल है मूविंग, तो हम लोग भी किस में हैं? मूविंग में। और सडनली क्या हुआ? हम लोग रेस्ट में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो बॉडी उसका अपोज करेगी और हम सडनली फॉल डाउन हो जाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा उसी डायरेक्शन में उतरना चाहिए। कभी देखा है घर के पायदान है, फुट रेस्टेज है, ठीक है, हम क्या करते हैं? उसको झाड़ते या उसको किसी स्टिक से बीट करते। ठीक है, डोरमैट्स है, हमने क्या करा? डोरमैट्स को बीट करना स्टार्ट किया। ठीक है, उसका जितना भी डस्ट होगा वो नीचे फॉल होता जाएगा। क्यों फॉल होगा? क्योंकि डोरमैट पे पड़ा हुआ डस्ट रेस्ट में, और हम लोग बीट करके उसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसका अपोज करेगा और नीचे फेल डाउन हो जाएगा। हम लोग एक रेस्ट कार के अंदर बैठे हुए हैं, हमारी पोजीशन रेस्ट पे, ठीक है, कार स्टार्ट हुई मूव करना, सडनली हम उसका अपोज करेंगे। डायरेक्शन ये था स्टार्ट होने का, हम अपोज करेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, इसीलिए हम सडनली कहां फॉल होते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही चलती गाड़ी में कोई ब्रेक लगाता है हम आगे की तरफ जाते हैं। गाड़ी चल रही थी, हम भी मोशन में थे इसी डायरेक्शन में, सडनली ब्रेक लगा, हमने इसका अपोज किया तो हम आगे के डायरेक्शन में जाने चाहिए, इसलिए हम आगे के डायरेक्शन में फॉल होते हैं। तो दिस इज इनर्शिया, वो प्रॉपर्टी एक बॉडी की जो अपोज करती है स्टेट का चेंज में आना, दैट इज नोन एज इनर्शिया। ठीक है, एग्जाम्पल, वी मूव बैकवर्ड व्हेन बस और कार स्टार्ट्स, वी मूव फॉरवर्ड व्हेन बस और कार सडनली स्टॉप्स और ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो ये कुछ जनरल एग्जाम्पल है इनर्शिया के। जितनी भी बॉडी होती है उन सबका इनर्शिया होता है। अब इनर्शिया एक कंटेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका क्या मतलब हुआ कि हर वो बॉडी जिसका मास होगा
उसका इनर्शिया होगा। अगर मास ऑफ अ बॉडी ज्यादा है तो इनर्शिया ऑफ अ बॉडी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉडी को स्टॉप करने के लिए या मूव करने के लिए। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एक कार को धक्का देना है और एक ट्रक को धक्का देना है। कार को धक्का 2 जने दे सकते हैं, लेकिन ट्रक को धक्का देने के लिए कम से कम 6 जने चाहिए। क्यों? ट्रक का मास ज्यादा, उसका इनर्शिया ज्यादा, मेरे को ज्यादा फोर्स चाहिए उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, इसीलिए मुझे फोर्स कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। एक साइकिल को धक्का दे रहा हूं, एक सिंगल पर्सन दे सकता है। क्यों? उसका मास कम है, इसका मतलब वो कम अपोज करेगी स्टेट को चेंज होने में, तो कम फोर्स से भी उसका काम चल सकता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दैट इज मोमेंटम। देखिए मोमेंटम नेक्स्ट इज हम लोगों का है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? एक बॉडी कितना इंपैक्ट प्रोड्यूस करती है, दैट इज मोमेंटम। सपोज कीजिए एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। मैंने 2 बॉडीज ली हैं। फर्स्ट बॉडी इज कार, या फिर लीजिए मैं 2 कार लेता हूं, दिस इज कार 1 एंड दिस इज कार 2। ये दोनों कार है, एक कार मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से और दूसरी कार मूव कर रही है लेट अस सी अबाउट 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट स्पीड्स हैं कार की, इन वेलोसिटी से मूव कर रही है, सेम ब्रांड्स ऑफ कार है। ये दोनों जाके किसी पर्सन से टकराएंगे, किस पे डैमेज का इंपैक्ट ज्यादा होगा, किस पे ज्यादा होगा? अब जर्नल है कि दोनों कार है तो डैमेज पर्सन पे दोनों पे ही होगा, दोनों के लगेगी, लेकिन किसमें ज्यादा लगेगी? ये कार तेज स्पीड से जा रही थी और जैसे ये टकराएगी तो ज्यादा इंपैक्ट जनरेट करेगी। तो जो गाड़ी या जो ऑब्जेक्ट जितनी तेजी से मूव कर रहा होगा उतना ज्यादा इंपैक्ट जनरेट करेगा। सेकेंड लेते हैं मास के रिलेट में, एक कार लेता हूं और एक ट्रक लेता हूं, बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, दिस इज कार एंड दिस वन इज ट्रक, बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। अब क्या होगा? जैसे ये दोनों पर्सन से टकराएंगे, इसमें पॉसिबिलिटी है आदमी बच जाएगा, लेकिन ट्रक से टकराने पे नहीं बचेगा। वेलोसिटी सेम है, लेकिन इस ट्रक का मास जहां 1000 केजी है, वहीं पे इस कार का मास 500 केजी है। देखिए मास से भी इंपैक्ट का फर्क पड़ता है। तो जो इंपैक्ट है एक बॉडी जनरेट करती है, वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट मास ऑफ अ बॉडी, सेकेंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अब और भी जनरल एग्जांपल है, एक साइकिल किसी दीवार से जाके टकराई, ऑफ कोर्स कुछ नहीं होगा उस दीवार के, लेकिन एक कार उसी दीवार से जाके टकराएगी जिसका मास बहुत ज्यादा था, वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, तो उसका इंपैक्ट भी कैसा होगा? ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। तो देखिए यही चीज जो इंपैक्ट एक बॉडी जनरेट कर सकती है वो इंपैक्ट मोमेंटम कहलाता है। द इंपैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अ ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव अ ग्रेटर वेलोसिटी। तो अगर मुझे किसी चीज को तेज चलाना है तो मुझे तेज फोर्स उस पर क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। धीरे चलाना है तो धीरे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अ फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी आल्सो। सेम इंपैक्ट है, एक साइकिल को रोकना है, एक सिंगल पर्सन आराम से रोक लेगा। क्यों? क्योंकि उसका मास भी कम है और वेलोसिटी भी कम है। लेकिन अगर मुझे एक कार को रोकना है तो एक सिंगल पर्सन उस चीज के लिए सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका मास भी ज्यादा और वेलोसिटी भी ज्यादा। और पहली बात तो हम पर्सन कार को रोकने नहीं जाएंगे, मरना थोड़ी ना है यार। ठीक है, तो व्हाट इज मोमेंटम? यहां से डिराइव हुआ। मोमेंटम इज अ इंपैक्ट which is equal to the product of mass and velocity of a body। और हम मोमेंटम को डिफाइन करते हैं P से। तो मोमेंटम क्या हो गया? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो P इज इक्वल टू m इंटू V।
मास ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा, इंपैक्ट ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा, इंपैक्ट ज्यादा। ठीक है, दो बॉडीज का मास कांस्टेंट कर दीजिए, जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका इंपैक्ट भी ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। हर मूविंग बॉडी के पास मोमेंटम होता है, लेकिन रेस्ट वाली बॉडी के पास कोई मोमेंटम नहीं होता। एक खड़ी हुई गाड़ी किसी को डैमेज नहीं पहुंचा सकती। क्यों? देखिए, खड़ी हुई गाड़ी की वेलोसिटी क्या होगी? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। और जैसे ही 0 वेलोसिटी हुई, P इज इक्वल्स टू m इंटू 0, तो ओवरऑल मोमेंटम क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो हर मूविंग बॉडी का कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा ही होगा। नेक्स्ट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन के साथ ही होगा। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो लीजिए, हम लोग फॉर्मूला के साथ डिराइव करते हैं। मास की यूनिट होगी केजी और वेलोसिटी की होगी मीटर पर सेकेंड। तो ओवरऑल मोमेंटम की यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकेंड। और इसी मोमेंटम के बेसिस पे हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फोर्सेस। ये चीज हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर डिराइव करेंगे इसके बाद। तो गाइज, आज की वीडियोस के अंदर हम लोगों ने दो ही टॉपिक पढ़े हैं, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड मोमेंटम, जो कि स्टार्टिंग है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का बेस है मोमेंटम, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। एंड गाइज, कीप ऑन वॉचिंग।